आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं हस्ब मामूल वो बशीर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो। आज का जो प्रोग्राम है हम सरहद पार से शुरू करते हैं। जो लोग भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात और रीजनल सफ़ारतकारी पे नज़र रखते हैं उन्होंने सलमान खुर्शीद का नाम ज़रूर सुना होगा। वो मनमोहन सिंह की आखिरी हुकूमत जो थी उसमें 2012 से 14 तक भारत के वज़ीर ख़ारजा रहे। उससे पहले बहुत सी सीनियर डिप्लोमेटिक पोस्टों पे रहे। उनका खानवादा 3 नस्लों से कांग्रेस का है और इस वक्त उनका शुमार कांग्रेस के जो बुज़ुर्ग रहनुमा हैं उनमें होता है। सलमान खुर्शीद के 2 घर हैं, एक दिल्ली में और एक जो हिमालय की तराई की रियासत है उत्तराखंड, उसमें नैनीताल में। कल हुआ ये कि कोई 20-30 के करीब लोग नारे लगाते हुए उनका जो नैनीताल का घर है वहाँ आए, पथराव किया, तोड़फोड़ की, पुतला जलाया और उसके बाद घर में घुस के आग लगा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि हवाई फायरिंग भी की गई और घर के जो निगरां है उसकी बहू को गन पॉइंट पे डराने की कोशिश भी की गई। 21 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। वाक़े के वक्त सलमान खुर्शीद साहब नैनीताल वाले घर में मौजूद नहीं थे। इसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे कुछ लाइनें छोड़ी हैं और वो ये हैं कि अगर लफ्ज़ शर्म में अब तक कोई जान थी तो शायद अब वो नहीं रही। जिस दरवाज़े को उन्होंने यानी बलवाइयों ने जलाया, मैं उन्हीं के लिए खुला रखना चाहता था। क्या अब भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हिंदूइज़्म नहीं है। फ़साद की जड़ क्या है? फ़साद की जड़ उनकी एक किताब है जो गुज़िश्ता माह शाया हुई थी और उसका टाइटल है सनराइज़ ओवर अयोध्या, नेशनलिज्म इन आवर टाइम्स। उस किताब में ज़ाहिर है उनका एक पर्सपेक्टिव है, एक पॉइंट ऑफ व्यू वो है, लेकिन जिन 3-4 लाइनों ने आग लगाई और बीजेपी और हिंदुत्व वालों को एमुनेशन फराहम किया वो ये थी, सनातन धर्म और संतों साधुओं वाले रिवायती हिंदू मत को अब हिंदुत्व का जारहाना सियासी फ़लसफ़ा पीछे धकेल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हालिया बरसों में जहादी इस्लाम का नज़रिया दाइश और बोको हराम जैसे गिरोह फैला रहे हैं। एक वकील को ये लाइनें पसंद नहीं आई। उसने सबसे पहले दिल्ली की एक अदालत में दरख्वास्त दी कि सलमान खुर्शीद साहब ने इसके ज़रिए हिंदुओं के जज्बात मजरूह किए हैं, हिंदुत्व की तौहीन करके। बीजेपी की तर्जुमान है गौरव भाटिया, उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस सलमान खुर्शीद को अपनी सफ़ों से फ़ौरन निकाल दे। अगर सोनिया गांधी खामोश रहती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी हिंदुओं के ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर बहुत से जो कांग्रेसी थे उन्होंने भी कहा कि सलमान खुर्शीद साहब ने कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए कंपैरिजन करके दाइश और बोको हराम से RSS का। उनमें सीनियर कश्मीरी नजात कांग्रेसी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद वो भी शामिल हैं। उन्होंने कहा जी कि हम भले हिंदुत्व के सियासी नज़रिए को ना मानते हों मगर उसका दाइश और जहादी इस्लाम से मवाजना गैर हकीकत पसंदाना और मुबालगा आमेज़ है। ये गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के रहनुमा हैं उनके अल्फाज हैं। अच्छा, खेल सारा क्या हो रहा है? अगले साल 5 रियासतों में रियासती इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो जो एक वोट होता है कि जी उसके गिर्द जमा की जाए, ये वो है। और इस पर जो बीजेपी की कैंपेन का जो डिज़ाइन है उसका नारा ये है कि ये कांग्रेस है जो पूरे मुल्क में इलेक्शन जीतने के लिए फ़िरका वाराना कार्ड खेल रही है। और उसका ये एक मिसाल ही सलमान खुर्शीद की किताब। बहुत खूब। अच्छा, ये जो है ना ये जो रद्द अमल आया है कि उसने कहा कि जी आप इन दहशतगर्द तंजीमों की तरह हैं और उन्होंने साबित कर दिया एक तरह से। हाँ। ये कुछ ऐसे है कि मुझे कातिल बोला मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाँ, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। एक बुनियादी फ़र्क है, जाहिर है कि जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं और दाइश और बोको हराम में, कि ना दाइश और ना बोको हराम तकरीबन 2 बिलियन लोगों का मुल्क चला रहे हैं इस वक्त।
आई मीन जस्ट टू मेक अ स्लाइड अच्छा, 1 अरब 30 करोड़ का। गुड़गांव दिल्ली के करीब जो डाउनटाउन एरिया गुड़गांव, वहाँ पर भी ये खबरें चल रही हैं गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कि वहाँ पर जितने भी जुम्मे की नमाज के लिए जो बाहर ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर इंतहा पसंदों ने जो है वो गोबर डाल दिया है ताकि गोबर के उपले फैला दिए हैं ताकि वहाँ पर नमाज ना पढ़ी जा सके। और बाकायदा जो डिप्टी कमिश्नर हैं वहाँ के, उन्होंने भी जो परमिशंस थी प्रेयर ग्राउंड्स की मुसलमानों की, वो 21 मकामात पर कम से कम कैंसिल कर दी है। दूसरी बात ये कि जहाँ ये उपले डाले गए हैं तो दे वांट टू मेक श्योर कि ये जो जुमा आ रहा है या उससे अगला जुमा मुसलमान ना आए। वो रोज़ाना मेला लगा लेते हैं जी, और वहाँ मेला लगा देते हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जी हम वहाँ पे कुछ भी कर लेंगे, हम यहाँ पे वॉलीबॉल खेल देंगे, लेकिन बस जुम्मे की नमाज नहीं होने देंगे। एक और इसके साथ जो जुड़ी हुई स्टोरी है, उससे पहले कि हम कश्मीर की तरफ जाएं, पिछले माह त्रिपुरा में काफ़ी राइटिंग हुई, मसाजिद पर भी हमले हुए, मुसलमानों के घरों पर भी हमले हुए। और ये इसलिए क्योंकि उससे पहले बांग्लादेश में, आपको पता है बहुत एक बड़ी स्टोरी थी, हिंदुओं पर हमले हुए। अब फ़र्क ये है, बांग्लादेश में उन हमलों के बाद एक तो हुकूमत ने सख्त तरीन नोटिस लिया, कार्रवाई भी डाली, सिर्फ ऐसी मतलब ज़बानी कार्रवाई नहीं थी, और हज़ारों की तादाद में लोग निकले और मुजाहरे हुए। लेकिन जाहिर है कि डोमेस्टिकली जो त्रिपुरा में जो रिएक्शन आया था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। वहाँ पर भी हुकूमत ने नोटिस लिया, लेकिन शायद राइटिंग का नहीं, बल्कि उन लोगों पर जिनमें वकील भी शामिल हैं, जिसमें 2 फीमेल जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिन्होंने इस पर रिपोर्टिंग की है, उन पर सेडिशन और इन चीज़ों का। अच्छा, ये तो मेनलैंड इंडिया है, जाहिर है यहाँ कम से कम FIR कट जाती है, वो अलग बात है कि गिरफ्तार करें ना करें, किसके खिलाफ काटें, वो अलग बात है। मकबूजा कश्मीर में जो खेल चल रहा है, खून की होली चल रही है, भारत का जो मकबूजा कश्मीर का जो नीम खुद मुख्ताराना स्टेटस वापस लिया, उसके बाद से देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वायलेंस हो भी रहा है। कल शाम को वहाँ पर श्रीनगर के करीब जो हैदरपुरा का इलाका है, वहाँ पर हैदरपुरा मोहल्ला ही है, एक तरह से मोहल्ला ही है, तो वहाँ पर 4 लोगों का कत्ल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि जनाब ये दहशतगर्द थे, और उसके बाद जो उनकी लाशें हैं वो श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर जाकर के दबा दी पुलिस ने, और बॉडी ज़ाहिर हैंड ओवर नहीं की गई। जबकि उनके घर वालों का कहना है कि 2 जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल हैं और इसके अलावा जो अल्ताफ़ भट्ट हैं, वो दोनों जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। एक का वहाँ कॉम्प्लेक्स है, एक की वहाँ ऑफिस है। और ये बात के बाद महबूबा मुफ्ती जो साबिक वहाँ की वज़ीर आला रही हैं मकबूजा कश्मीर का, उनका बयान आता है। वो ये कहती हैं कि इन दोनों अफराद को ह्यूमन शील्ड यानी इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मगर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में पॉलिसी है वो यही है कि कुछ नहीं होने वाला। तो इस सारे हाल पर जो अल्ताफ़ भट्ट की साहबजादी हैं, जब मीडिया उनके पास पहुंचा उन्होंने डिटेल्स बताई, तो आप सुन लीजिए। आपका नाम? हिफाजत। आप इनकी क्या लगती थी? बेटी। मुझे बताइए क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली ये हुआ कि मतलब वो सुबह दुकान निकले थे, तो अब हम शाम की मतलब वो 6 बजे तक तो वो आ ही जाते हैं, तो हाँ उनका वेट कर रहे थे। हमें लगा कोई नहीं कुछ आया होगा दुकान पे, तो इसलिए उनको लेट हो गया। बट जब लेट हो गया, बहुत 7 तक बज गए, हम बहुत घबरा गए। हमने उनको बहुत कॉल किए, उन्होंने नहीं उठाया। उसके साथ मेरा कज़न होता है, वो उन्हीं के साथ जॉब करते हैं, उसको हमने कॉल किया, उनने भी नहीं उठाया। तो फिर हमारा दूसरा एक कज़न है, वो उधरी पे एक बिल्डिंग में उधर पे वो नौकरी करता है, हमने उसको कॉल किया, उनने भी नहीं उठाया। तो हम बहुत घबरा गए। हमने फिर अपने चाचू को कॉल किया। चाचू से जब हमने बात की, उसने कहा वहाँ पर एनकाउंटर है। हमें उसी टाइम, मैंने बहुत रोया उस टाइम पे, मुझे आई डोंट नो वाई बट मैंने बहुत रोया। उसके बाद जब हमने बहुत कॉल किए तो हमने बहुत लोगों से मतलब जानने की कोशिश की कहाँ है कैसे, लेकिन हमें किसी ने नहीं बोला, हमें सारे कुछ अलग अलग बोल रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, 10 बजे की अराउंड मेरे चाचू को कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी, तो सड़क पे
चीखने चिल्लाने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। बोला फाइक भाई ने जो बोला कि वहाँ पे उसको कितनी बार बाहर दिया अंदर। मेरी कजन ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ा। ऑलरेडी उधर था, जो कजन उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो उसने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया, 3 बार, 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप और जो वहाँ गवाह थे कहाँ से मिले? और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया। ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता। अल्ताफ भट्ट की बेटी जो विजय कुमार हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मकबूजा कश्मीर के, उन्होंने पहले कहा कि ये जो किलिंग्स हुई हैं ये बेसिकली दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक हुए हैं। बाद में उन्होंने कहा नहीं ये क्रॉस फायर में मारे गए हैं। और उसने कहा उन्होंने कहा कि हमने कहा कि पहले बॉडीज़ दे देते हैं, मगर फिर हमें क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम का ख़दशा था, लिहाजा हमने श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर हंडवारा में जाकर के इनको दफना दिया। क्या बात है। और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनको तमाम कानूनी कवर है। अगर ना भी होता तो फिर भी कुछ नहीं होना था। अच्छा, अब ये जो सिलसिला है बज़ाहिर लगता है कि इनको ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल किया गया है और ये मामूल है। मैं एक 2019 का वाक़या, इस तरह तो पीसीए वाक़या है, एक में वाक़े के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि 100-200 भारतीय फौजी एक पिंगलान नाम के गाँव है उसको घेर लिया और वहाँ पर एक ज़ाहिर एक इनकाउंटर होने वाला जिसमें 3 कश्मीरी फाइटर्स और 5 इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाँ बहक हुए और एक शहरी भी। अच्छा, शहरी क्यों मारा गया? क्योंकि उसको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, जितने रॉयटर्स वहाँ पहुँची उन्होंने पूरी गांव वालों के साथ इंटरव्यूज़ किए, सब कुछ किया, तो पता लगा कि जी 4 विलेज गांव वालों को उन्होंने आगे किया था। तो फिर जब भारतीय फौज से पूछा गया कि क्या आपकी ये पॉलिसी है ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल करना, ये 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, तो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित वैष्णवा कहते हैं कि जी हम कभी सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स की तरह नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हाँ जब एक मुकाबला हो रहा होता है तो हम अक्सर मुकामी लोगों को कहते हैं कि आप जाके हमारे और फाइटर्स के बीच में सालिसी करें। अब अगर आप ये मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको 20 लाख रुपए में ताजमहल भी बेच सकता हूँ। अच्छा, जो सॉरी मैं चलें आप अपनी बात। नहीं, बस मैं एक और वाक़ये का जिक्र करना चाह रहा था जो बहुत चला भी है। 2017 में आपको याद होगा कि पत्थरबाजी बहुत हो रही थी, तो इन्होंने एक बंदे को पकड़कर जीप के ऊपर बांध दिया था ये, और उसको पूरा परेड किया था। और ये जो उसके ऊपर जो साइन लगा हुआ ये है कि ये है अंजाम पत्थरबाजों का, हालांकि ये बिल्कुल पत्थरबाज नहीं था। और इसके बाद एक्शन तो चले दूर की बात, मेजर लितुल गोगोई जो था जिन्होंने ये ऑर्डर किया था उसको बकायदा प्रमोशन मिला, मेडल्स भी मिले। मुझे एक तस्वीर याद आ रही है, मैंने भूल गया लेकिन वो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो याद होगा कि सोपोर था या बांदीपुरा का इलाका, वहाँ एक बूढ़े आदमी को उन्होंने गोली मार दी थी, उसके साथ उसका छोटा सा नवासा भी था जी। तो उसकी लाश पड़ी हुई थी और वो नवासा उसके सीने पे खड़ा, जाहिर है उसे इतना छोटा बच्चा उसे क्या पता क्या हुआ, वो उसके सीने पे बैठा हुआ आराम से देख रहा है। और वो तस्वीर जो किलर्स थे उनमें से किसी एक ने खींचा उसको उठाकर भी अपने साथ भी तस्वीर खींची, ये तस्वीर देने के लिए कि नहीं हमने तो इस बच्चे को बचाया है, यतीम नहीं किया, बचाया। तो पुलिस ने बहरहाल जो इन किलिंग्स के बारे में कहा है कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल जो हैं उनका कसूर ये था कि वो वहाँ पर एक अनऑथराइज्ड कॉल सेंटर चला रहे थे। आप ये देखिए, तो उसकी तो सज़ा मौत ही है। और दूसरे जो कंपाउंड के मालिक थे अल्ताफ भट्ट, वो उन्होंने कहा जी क्रॉस फायर हो गया। फिर एंड में जब लोगों ने बहुत पुश किया सहाफ़ियों ने, तो उन्होंने कहा अच्छा हम कह नहीं सकते कि ये दहशतगर्दों की फायरिंग से मरे हैं या पुलिस की फायरिंग से मरे हैं, हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ही कहें तो बिल्कुल। तो वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और वापस कुएं के अंदर झांकते हैं जहां कल से खबर तैर रही है मुसलसल, और उस पर टॉक शोज़ हो रहे हैं।
वो ख़बर द न्यूज़ के जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने दी और एक हल्फनामे का हवाला दिया जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का एक एफिडेविट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने उनके सामने कॉल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को और कहा कि ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को 2018 के इंतखाबात के दिन जो कि 25 जुलाई है उस वक्त तक उनको जेल में ही रखा जाए, बाहर ना आने दिया जाए। ये खबर फैली। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए गए अंसार अब्बासी को, द न्यूज़ के जो पब्लिशर हैं मीर शकील को, जो द न्यूज़ के एडिटर हैं आमिर गौरी को, और चीफ जज जो है साबिक चीफ जज राना शमीम को भी। आज जब समाअत शुरू हुई तो राना शमीम साहब के बेटे जो हैं हसन शमीम, वो उन्होंने कहा कि जी वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज नहीं आ सकते। उसके बाद चीफ जस्टिस ने फिर जो मीर शकील साहब से कहा कि वो बड़े दिल पर भारी पत्थर रख करके ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ख़बर छपी है इसने अदलिया का जो एतमाद है लोगों के सामने वो मुतज़लज़ल किया है, शेक किया है। तो आपको ये ख़बर जो है छापने से पहले कम से कम रजिस्ट्रार ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़रूर उनसे पूछ लेना चाहिए था। अब जो राना शमीम साहब के बेटे हैं वो आज 2-3 चैनल्स पर नज़र आए और उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए और उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद साहब से सिर्फ इतनी बात हुई है कि मैं उनका वकालतनामा आज मैंने साइन किया हियरिंग से पहले और मैंने अपने आप को पेश किया और कहा कि वो अभी आ नहीं सकते क्योंकि वो शोक की कैफियत में है। वजह ये हुई है कि 6 नवंबर को उनके जो भाई हैं उनका इंतकाल हो गया था। उस वक्त राना शमीम साहब अमेरिका में थे। उसके बाद वो 10 नवंबर को आते हैं बरतानिया हालत सोग में, तो वो लेकिन वहाँ पर एक वो बनवाते हैं एफिडेविट और उसके बाद जो है वो एफिडेविट किसी तरीके से अंसार अब्बासी तक पहुँच जाता है। जज साहब कल रात को वापस तशरीफ़ लाए हैं और फिर उनके साहबजादे कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं दिया किसी अखबार नवीस को, तो वो जो नोटरी पब्लिक है शायद उसके ऑफिस से लीक हुआ होगा। ये भी अभी वो बरतानिया में भी ऐसी नोटरी पब्लिक होते हैं जैसे हमारे नोटरी पब्लिक तो आपको पता ही है, बड़े खराब लोग होते हैं। हाँ। तो बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल पर जो है लेकिन 26 को पेश होंगे वो। जी और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को तौहीन अदालत के आज शो कॉज नोटिस इशू हुए, पहले इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अदालत पहले तौहीन अदालत का नोटिस लेती है, फिर उन लोगों को इब्तदाई समाअत के बाद अगर मुतमईन नहीं होती तो शो कॉज नोटिस इशू कर देती है। और शो कॉज नोटिस आज इशू किए गए हैं और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर आप लोगों ने अपना जवाब जो है वो अदालत में जमा कराना है इस खबर के बारे में। और साथ ही ये कहा है कि 26 नवंबर को हम दोबारा इस केस को सुनेंगे। जज साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह खासे जो है मुस्तरब भी थे। उनका ये कहना है कि इस खबर में क्योंकि किसी जज का नाम नहीं लिया गया, इसका मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजों में से किसी की तरफ भी इशारा हो सकता है, जिसमें फिर उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरबराह हैं, चीफ जस्टिस हैं। मतलब डायरेक्ट नाम तो नहीं है किसी भी जज का, लेकिन बाई इम्प्लीकेशन जहां ज़ेर समाअत होगी इन दोनों की दरख्वास्त ज़मानत मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की, बाई इम्प्लीकेशन तो ज़ाहिर है उसी की जानिब इशारा तो कल जो है कल मरीम नवाज का केस भी लगा हुआ है जिस पर हुकूमत ज़ाहिर कह रही है कि देखें ये इस हियरिंग से पहले, हर हियरिंग से पहले कोई ना कोई या वीडियो आ जाती है या कोई ऐसा बयान हल्फी आ जाता है। अच्छा, जहाँ तक रिस्पेक्टेड जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का बयान है जो ऑब्जर्वेशन थी जी कि अदलिया पर जो एतमाद है उसको ठेस पहुंचा है, तो एक आप ये भी कल मैंने मिसालें दी थी ना, वो तो सन 54 के नजरिया ज़रूरत से शुरू हो गया। ये भी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हाल में ही आ जाए, बिल्कुल वो टाइमलाइन अपनी जगह है। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो बातें की थी और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बातें की थी, उससे भी शायद किसी ना किसी को ठेस पहुंची होगी, राइट। दूसरी बात है कि एक ये भी सवाल किया जा रहा है कि जस्टिस शमीम 3 साल क्यों इंतजार किया, तो शौकत सिद्दीकी ने इंतजार तो नहीं किया। अच्छा, जज के एतमाद से ही अदलिया के एतमाद को ठेस पहुंची है, दोनों केस जो आपने नाम लिए। और तीसरे जज को हम कैसे भूल सकते हैं जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के। जहां तक ये बात है कि कौन क्या मानने वाला है, तो आई थिंक इसमें हस्बे मामूल अब कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी वो अपनी जगह है,
लेकिन देखें, जिनका ख्याल है कि नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा करप्ट लोग कभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुए, वो कहेंगे कि सर देखें, हम तो कब से कह रहे हैं कि ये तो सब मिले हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि जैसे शमीम साहब के बेटे ने कहा भी है कि के प्रोग्राम में कहा है कि बिल्कुल उन्होंने कहा वो इनके लॉयर भी रहे हैं माजी में, फिर मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग सिंध के वो सदर भी रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि जनाब वो बिल्कुल इन टच हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, और उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी वो वहाँ गए थे और उन्होंने वहाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी। तो जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और बहुत लोग हैं, उनके लिए तो ये केस ओपन एंड शट है कि सर हम तो पहले से ही कहते थे कि इतने सालों से इक़्तिदार में रहे हैं, इनकी जड़ें हर जगह हैं, माफिया एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, दूसरी जानिब जिनका ख्याल है कि ये 90% दूध से धुले हुए हैं, अगर 100% नहीं, और सारे केसेस झूठे हैं और इनको फंसाया गया है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, लेकिन कुछ अपराइट और ऑनेस्ट लोग हैं जिनका ज़मीर बेशक 3 साल बाद जागता है, लेकिन जागता है, तो उनके लिए भी यार मैंने कल जस्टिस नसीम हसन शाह की मिसाल दी थी ना कि 15 साल बाद उनका ज़मीर जागा। देखो ये भी होता है, ये भी होता है। अच्छा, बाकी अवाम जो है, क्योंकि और उसको सबने कबूल कर लिया। ये तो दो एक्सट्रीम्स है ना। बाकी अवाम वैसे है जैसे कि आप अगर विंबलडन का मैच देखें ना, तो कभी टुक 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 टुक, और इसी तरह गेम। अच्छा, मेरी कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस बयानी की हैसियत जो है अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किसी अदालत में फाइल नहीं हुआ, तो लिहाजा ऐसा बयान हल्फी आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन चैनलों के मनोरंजन के लिए ठीक। इट्स अ स्टेटमेंट। देखो, इट्स अ स्टेटमेंट आपके हाथ में आती है, आप स्टेटमेंट को रिपोर्ट करते हैं। मजे की बात है, कोई भी खबर के फिर उसके गिर्द जो ताना बाना बुना जाता है, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या इमरान खान जा रहे हैं या आ रहे हैं। सर यही तो है, इसका जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या ताल्लुक है? यही तो है खान साहबी कि एक जुमला होता है कब आओगे, उसको आप 1000 तरीके से जो है वो पेश कर। अगर अर्ली इलेक्शंस होती हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो MQM किस रुख? आप ये गुफ्तगू करते रहें, आप वक्फा ले लें। पीडीएम क्या सोच रही है, पीडीएम क्या सोच रही है, ले लें, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब तस्करा करते हैं नाजिम जोखियो कत्ल केस का। आपको पता है कि 12 रोज़ कबल अब से मलीर के इलाके एक फार्म हाउस जो कि जाम अब्दुल करीम जोखियो जो कि पीपल्स पार्टी के MNA हैं और उनके छोटे भाई जाम अवैस जोखियो की मिल्कियत था, वहाँ पर नाजिम जोखियो को बेईमाना तशद्दुद करके मारा गया। और उसकी वजह ये थी कि नाजिम जोखियो ने कुछ गैर मुल्की जो शिकारी हैं वो उनको रोका था कि वो शिकार ना करें। आज जो है तीसरी दफ़ा अदालत ने रिमांड दिया है मलीर कोर्ट ने 2 रोज़ के लिए। तो मुलजिमान तकरीबन सारे ही गिरफ़्तार होकर के आज पेश हो गए, सिवाय पीपल्स पार्टी के MNA जो हैं अब्दुल करीम जोखियो, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है और सिर्फ कयास आराई हो रही है कि उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ले ली है। मगर जो नाजिम जोखियो के वकला हैं वो कह रहे हैं कि हमने पूरा रोस्टर चेक कर लिया है, ऐसी कोई ख़बर नहीं है, और वो कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। पीपल्स पार्टी की अपनी लीडरशिप को नहीं पता कि कहाँ हैं। अगर बात करें तो वो कहते हैं उनका तो फ़ोन बंद है। यही बात अवैस जोखियो के बारे में भी कही गई थी कि इनिशियली तो उनका फ़ोन बंद था। बहरहाल पार्टी ने प्रेशर डाल के उनको गुज़िश्ता जो वीकेंड है वो उस पर वो पेश हो गए थे और उनको पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार कर लिया था। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आज जो लॉयर हैं वो नाजिम जोखियो का फ़ोन मिल गया था, लेकिन वर्षा उसके जो है एक वो इनकारी है, सूखे हुए कुएं में एक कुएं में डाल दिया था। उन्होंने नहीं देखा शायद वो फ़ोन, लेकिन पुलिस कह रही है कि मिल गया। अच्छी बात पुलिस के अच्छी बात ये हुई है कि जो आवाज़ उठी है उसके बाद कम से कम ये ज़रूर हुआ है कि नाजिम जोखियो के जो भाई हैं अफजल जोखियो वो कल होम सेक्रेटरी से मिले हैं और उन्होंने क्योंकि JIT बनाने की दरख्वास्त की थी और जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने दरख्वास्त जो है वो वज़ीर आला की अप्रूवल के लिए भिजवा दी है कि इस पर JIT बने जो कि तमाम पहलुओं से तफ्तीश करे। क्योंकि पीपल्स पार्टी के अगर आप वैसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि बिल्कुल लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन बहरहाल किसी भी रहनुमा का कोई बयान ऐसा नहीं है जिसने इस कत्ल को कंडेम किया हो
लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसा है। आई मीन जाहिर है कि बिल्कुल जैसे हमने पहले भी बात की है, जाके मिले हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बयान हो ना हो उससे ज्यादा अहम ये है कि इंटरफेरेंस। बिल्कुल मेरी नजर में बयान कोई भी दे सकता है, मैं दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, कातिल खुद दे सकता है कि यार बहुत बुरा हुआ। ख्याल है पीपल्स पार्टी इंटरफेरेंस जो है हायर लेवल पे इसलिए नहीं करेगी, स्पेकुलेशन है, अंदाजा है मेरा, कि वो जो इलाका है हल्का वो है ही पीपल्स पार्टी का। ये बंदा तो आप दो वडेरों को अगर बचाने के चक्कर में अपनी कश्तियां जलाएंगे तो उनका वोटर भी तो आप ही का है ना। ये भी है, फिर उसका क्या होगा, ये भी है। और तो फिर इसकी वजह से शायद जी, और इसके साथ एक और है, अगेन ये भी स्पेकुलेशन है, मैं चाहूंगा इस पर यकीन करना कि जितना प्रेशर ये आया है, और अब मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ चैनल्स पर भी रिपोर्ट हो रहा है, आज मैं ख्याल है कि अब तक के एक प्रोग्राम में भी इस पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको सामने रखते हुए अगर कोई इंटरफेरेंस होती है इस स्टेज पर, आगे का मुझे नहीं पता कि केस चलेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फौरन सामने आ जाएगी, वो फौरन सामने आ जाएगी, और इसका फिर बहुत एक भारी कीमत अदा, भारी कीमत, ओके भारी कीमत नहीं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो है नाज़िम जोखियो के जो भाई हैं अफजल जोखियो और उनके जो वन ऑफ द काउंसिल्स हैं मोहम्मद अली शेख, दोनों ने कहा था कि उनको जो है कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो सईद गनी जो हैं वो वहाँ गए फिर उनके घर, और उन्होंने बाकायदा उन्हें कहा कि अगर आपको किसी ने फ़ोन किए हैं तो आप हमें डिटेल्स दें और हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग कि कम से कम हुकूमत चलो अंडर प्रेशर ही सही लेकिन इस केस को लेकर के जा रही है। और अगर JIT बन जाती है तो होपफुली ये मामला जो है वो, और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे पहले कि नहीं ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएगा, एंड में क़सास व दियत में मामला तय हो जाएगा। अभी भी जो वकला हैं नाज़िम जोखियो के वो इस बात पर बज़िद हैं कि इसमें 780A लगाया जाए, और उसकी वजह वो ये कह रहे हैं कि देखिए रिमांड तीसरी दफ़ा 2 दिन के लिए हुआ है, द मोमेंट कोर्ट उनका रिमांड जो है वो जुडिशल करेगी तो फ़ौरन ही वो बेल के लिए अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें है तो 302 भी और अगवा भी है, लेकिन ATA नहीं है, लिहाजा ये जो है इस बात का कभी इम्कान है कि वहाँ उन्हें शायद कहीं से बेल मिल जाए। तो और ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी के जो MNA हैं जाम अब्दुल करीम, वो क्यों अंडरग्राउंड हैं, उन्हें भी पेश इवेंचुअली तो होना ही पड़ेगा ना, चाहे आपने प्रोटेक्टिव बेल ली है या नहीं ली है। जितनी देर अंडरग्राउंड रहेंगे उनका ही केस उनके खिलाफ जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये थी नाज़िम जोखियो केस की डिटेल। वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक जी। कल हमने खुद साख्ता आलिम और हीलर माला अली कुर्दिस्तानी पर एक काफ़ी तफसीली प्रोग्राम किया था, उसकी बहुत फीडबैक भी आई है, जिसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और कल मैंने ये जिक्र किया था कि मेरी एक शख्स से बात हुई थी जो इस वक्त इराक़ में है, बल्कि अरबील में है, और आपको याद होगा कि कुर्दिस्तानी साहब भी अरबील से हैं। तो अब कल उनसे रब्ता नहीं हो सका हमारा, तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ज़ील सिद्दीकी साहब, पाकिस्तानी शहरी हैं जो इराक़ी कुर्दिस्तान में इस वक्त जॉब कर रहे हैं। और उनके साथ पहले सोशल मीडिया पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारे इस इलाके में भी बहुत लोग इनको जानते हैं और बहुत लोग ये जानते हैं कि वो एक फ्रॉड हैं, जैसे हमने कल उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और पुलिस रिपोर्ट्स आपके सामने पेश की थी। तो फ़ज़ील सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका तारुफ कुर्दिस्तानी साहब से कैसे हुआ, मतलब आपने पहले उनके बारे में क्या, कब सुना और क्या सुना अरबील में? वो एक दोस्त के मुझसे पूछने पर हुआ था। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि उनकी जानने वाले की बच्ची जो है वो नाबीना है और सुन भी नहीं सकती है, लेकिन उनको मालूम हुआ कि कुर्दिस्तान में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इस बीमारी का हल निकाल सकता है किसी दुआ दमदरूद से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मालूम कीजिए ये शख्स कौन है और क्या हमारा उनसे रब्ता हो सकता है, हम तो आने के लिए भी तैयार हैं। जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मैं खुद हैरान हो गया कि पाकिस्तान से कोई इतनी दूर आना चाहता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पर पहुँचना, इतना आसान नहीं है। तो फिर मैंने मालूमात की, तो मैंने सबसे पहले अपने ऑफिस में पूछा
तो जिससे मैं पूछता तो मुझे हैरत से दिखता था, तुम किस चीज़ के बारे में मालूम कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही झूठ है और फ्रॉड है, ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत से लोग इनके पास गए हैं, मला अली कुर्दिस्तानी के पास, जब उन्होंने बताया, उनका तारुफ करवाया, तो सबसे पहला यही कहा कि वो जो भी कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो एक फ्रॉड हैं, उनके पास जो भी गया है उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय नाउमीदी के उनसे कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने दोस्त को यही चीज़ कन्वे कर दी थी कि भाई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप खर्चा करके आओगे, और अगर सिर्फ उम्मीद पे आ रहे हो और उम्मीद पे आने के बाद आपको ये चीज़ नाउमीदी मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फजील साहब, उन्होंने आपकी बात मान ली? क्योंकि बहुत लोगों के कल के बाद भी रिएक्शन आया है कि नहीं जी, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप क्यों तनकीद कर रहे हैं? तो उम्मीद है कि वो फिर उठकर आपके पास आए तो नहीं ना? नहीं, इनको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था कि आप खर्चा भी करके आएंगे, और आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस आलम में होते हैं ना, कि उनको कोई किरण नजर आ रही होती है, वो कहते हैं भाई हमें कोई हाँ कर दे, चाहे वो 0% पे हम भी पहुंच जाएंगे। तो हम कैसे इन लोगों का दिल तोड़ सकते हैं, कैसे उन लोगों का इतना खर्चा करा सकते हैं, कैसे उनको एक ऐसी आस दिला सकते हैं जिससे उनका दिल टूटे, और फिर वो बहुत बुरी बात है, एक बवाल की बात है। और ये वही लोग हैं जो उस उम्मीद की किरण का फिर फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो फजील, मतलब कि इस इलाके में, अरबील के इलाके में सब इनको जानते हैं, आपकी कोई ऐसे लोगों के साथ बात हुई है जो बाकायदा इनके पास गए भी थे? मैंने जितने भी मेरे ताल्लुक में मेरे जानने वाले, क्योंकि मैं यहाँ तकरीबन 12 साल से हूँ, तो मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि जब पाकिस्तान में ये कुर्दिस्तानी साहब पहुंचे तो पहले मुझे बताने वाले मेरे कुर्दिश दोस्त थे, जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि भाई ये देखो, ये तो एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा वालहाना इस्तकबाल हो रहा है। तो फिर वहाँ जब मुझे मालूम हुआ तो फिर मैंने दोस्तों से पूछा कि इसकी हकीकत मजीद मुझे बताई जाए। तो ऐसा मैंने उनसे ये भी पूछा कि कोई ऐसा शख्स आपसे मिला हो जो ये अपना मला अली कुर्दिस्तानी के साथ उससे रब्ता किया हो, गए हो, और उसको कोई शिफा या कोई फेज़ हासिल हुआ हो? तो मुझे किसी भी दोस्त ने कोई भी ऐसा शख्स नहीं बताया कि जो गया उसको शिफा हुई हो। यही बताया कि जो भी गए हैं उनको कोई शिफा नहीं हुई, लेकिन लोग क्योंकि इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये जो कुर्दिस्तानी साहब हैं, मान लिया कि फ्रॉड हैं, लेकिन ये जाहिर है पैसे वैसे तो नहीं लेते, और दमदरूद का इनका दावा है, उसके ज़रिए कोशिश भी करते हैं, तो मतलब ये ठगते तो नहीं है ना लोगों को? सर कैसे नहीं सकते होंगे? अच्छा, अब कोई भी शख्स अगर ये इतना मामला चला रहा है तो वो उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है ना, ऐसे तो वो नहीं चला सकता। इनका तरीका वारदात इस तरह है कि ये खुद तो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं लेता, लेकिन फिर इन्होंने अपना जो एक मतलब का सिलसिला बनाया हुआ था पहले। इनकी तारीख इस तरह है कि ये पहले एक टीचर थे, फिर उससे फिर उन्होंने अपने आप को बदल लिया, फिर एक मल्ला बनने, खुद साख्ता मल्ला बनने की कोशिश की, फिर ये एक खुद साख्ता हीलर भी बन गए। हर्बल मेडिसिन मैंने बताया कि मैंने कुछ किया है, तो फिर ये अपना मतलब चलाते हैं, चला रहे थे उस वक्त, और फिर ये कहते हैं कि भाई मैं आपसे कुछ नहीं पैसे लेता, लेकिन ये जो मैं आपको नुस्खा लिख के दे रहा हूँ ये 3 लाख रुपए का है। हाँ, वही। तो अब फजील, आप पाकिस्तान में उनका आपने भी देखा, हमने भी देखा, बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और फिरदौस आपा और बड़े बड़े लोग उनसे मिल रहे हैं, तो वो क्या करें? आपको कैसे लगता है जब ये आप ये देख रहे होते हैं वहाँ पे बैठे हुए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बहुत बुरा और हैरानी होती है। और आज भी जब मैंने अपने ऑफिस से जिक्र किया तो मुझे ये मेरे जो कंपनी मौलवी ने कहा कि भी आप इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट हैं और आपके जो रहनुमा हैं वो ऐसे पेश आ रहे हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं देने के लिए। जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फजील। यार कुर्द भी कहते होंगे कि यार कौन हो तुम लोग, कसम से। अच्छा, क्योंकि हमने बात की है यूसुफ रज़ा गिलानी की, तो मैं थोड़ी सी एक करेक्शन करना चाह रहा हूँ, तस्दीक करना चाह रहा हूँ कि कल जो वीडियो चलाई थी यूसुफ रज़ा गिलानी की, उसमें मैंने कहा था कि उनके साथ शायद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है कोने में। ये मेरे से गलती हुई है, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर नहीं है, ये लुक अलाइक है, मूसा गिलानी है। उनके बाल भी मिलते हैं, साइड प्रोफाइल से मिलते हैं, तो ये मेरे से गलती हो गई है। और एक मैं इजाफा भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने काफ़ी लोगों का जिक्र किया था। अली अरकम का मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने भी इस पर रिपोर्टिंग की है, आदिल शाहजेब ने भी बात की है, नेमत खान ने भी ट्वीट की है। तो एक नाम मेरे से मिस हो गया एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। वो हैं इसरार अहमद राजपूत साहब, जो द नेशन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में ट्विटर पर काम किया है। लेकिन यही होता है ना यार कि छोटे, लेकिन आप जितना मर्जी कर लें, आप वो एक अलग जितना बात मर्जी कर लें, वो एक अलग बात। जो रश लगा था जब वो मैरियट पहुंचे, धक्कम पेल वहाँ हुई है,
और जिस तरीके से वो वहाँ अभी आपको कैंसर का इलाज कराना तो मेरे मोहल्ले में एक साहब है, वो सैटरडे संडे को दुआइया क्लिनिक लगाते हैं। लेकिन वो गैर मुल्की तो नहीं हुआ है ना सर, मतलब वो देखिए सर, इसीलिए तो आपके देखिए वो इंटरनेशनली क्वालिफाइड नहीं है सर, यही है ना। देखिए हमारे यहाँ भी वो छुफ वाला बाबा है ना, छुफ वाला बाबा है। अच्छा, उसके पास लोग जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि देखो हमें चाहिए फॉरेन का माल। नहीं, बाबा तनक्का जो है अपना मनसेरे वाला, नहीं उससे तो बीबी ने भी डंडे खाए हैं, बिल्कुल वो अलग है, लेकिन वो मतलब सियासी इलाज था, ये एक्चुअल इलाज है। वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं थोड़ी सी। लेकिन खासतौर पर आजकल क्योंकि हम गौर कर रहे हैं ना यार कि इम्पोर्ट्स थोड़े से कम करें, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के इंपोर्ट्स भी हम कम करें। करंट अकाउंट डिफिसिट क्यों बढ़ रहा है हमारा, यूं इसलिए। आपने जाली डॉक्टर तो सुनोगे, जाली मरीज भी सुने। ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब इनके कुर्दिस्तानी साहब के साथ खड़े हैं ना, इन्हीं के साथ ही इन्हीं को टोपी पहनाई गई थी 2010 के सैलाब में। प्राइम मिनिस्टर थे ये, गए तो डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने कहा जी सैलाब ज़दगान के लिए जो तिब्बी सहूलत है उनका मायना कर चुके। अब वहाँ तिब्बी सहूलत ही नहीं थी, तो जल्दी जल्दी घरों से चारपाइयाँ मंगाई गई, वहाँ के लोगों से कहा गया बस लेट जाओ, हाय हाय करनी शुरू कर दो। उन्होंने चादरें वादरें उड़ा दी। अच्छा, और फिर 2-3 सफ़ेद गाउन वाले भी आ गए, 2-4 दवाइयाँ जो पैरासीटामोल टाइप वगैरह थी वो भी मिल गई। तो इनको तेजी से गुजारना मरीजों के दरमियान में से। उसके बाद किसी ने उसकी वीडियो बना ली कि मरीज अपनी अपनी चारपाई संभाले घरों में वापस जा रहे हैं। याद आ गया, अच्छी हॉस्पिटल था, फील्ड हॉस्पिटल। अच्छी बात है कि उनको हाथ नहीं पहनाया गया क्योंकि वो वापस नहीं मिलता आपको। दोबारा पाकिस्तानी रहनुमाओं से यही है कि नज़र चेक करें ना करें, अपनी जेबें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप खुद डोनेट करना चाह रहे हैं तो जरा हटके को डोनेट कर दें। ये पाकिस्तानी सियासतदान है, कुर्दिस्तानी साहब अपनी जेबें चेक करेंगे। क्या हो गया है तुम्हें यार। एनीवे, इसी पॉजिटिव नोट पर मैं कह रहा था, ये पॉजिटिव नोट बहुत अच्छा है। वैसे पॉजिटिव नोट है यार। पॉजिटिव नोट पे बंद कर दो। हम भी उम्मीद की किरण ही ढूंढ रहे होते हैं ना हर जगह। खुदा अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।